सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। दूसरा चैप्टर हमारा था वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का परिमेय। उसमें हमने क्षेत्रफल वेक्टर और घन कोण के बारे में जाना था। हमें मिला था घन कोण डी ओमेगा बराबर dA/r², या ऐसा भी कह सकते हैं हमें उस दिन घन कोण बराबर मिला था डी ओमेगा बराबर dA/r², या फिर ओमेगा बराबर हमें मिला था 4π। ये हमें मिल गया था। अगर हम कह लें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इनके बीच बनने वाला कोण थीटा हो, तब हमारा डी ओमेगा बराबर क्या हो जाता है, dA cos θ/r²। तो ये भी हमें मिल गया था। पिछले वाले लेक्चर में हम देखे थे, पिछले वाले वीडियो में हमें मिला था डी ओमेगा बराबर dA/r², ओमेगा बराबर 4π, डी ओमेगा बराबर dA cos θ/r²। आज हम लोगों को देखना है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो हम कहते हैं कि वैद्युत फ्लक्स, अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, और जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पे प्रबल, और जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल होती है, या कह लीजिए कि वहाँ पे वैद्युत का मान कम लगता है। तो हम देखें, मान लीजिए ये हमारा कोई सरफेस है, और इस सरफेस से हम वैद्युत बल रेखाओं को गुजारते हैं। ये मान लीजिए हमारा कोई सरफेस है, और इस सरफेस से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं के संख्या के माप को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमने कहा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र से किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के संख्या के माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं इसके लंबवत हैं, और मान लीजिए ये हमारा बोर्ड कोई सरफेस है, और उस तरफ से वैद्युत बल रेखाएं डाली जा रहे हैं, और इस तरफ क्या हो रहे हैं, पास होकर चली जा रही हैं। तो जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, जब इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ तो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं, उन सारी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का, अगर उनकी जितनी भी लाइंस हैं उन सारी लाइंस को काउंट कर लें, तो उन्हीं की काउंट हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। मीन्स कह लीजिए 1 2 3 4, अब 4 लाइंस अगर हैं तो हम कह लें कि यहाँ वैद्युत बल रेखाओं की माप कितनी है, 4 है। अब यहाँ से अगर हम इनमें से देखें, अब हम थोड़ा अगर इसका एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं किस पे डिपेंड करती हैं। तो हमने मान लिया कि ये हमारी कोई वैद्युत बल रेखाएं हैं, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये वैद्युत क्षेत्र है। तो जहाँ भी वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं होंगी, और इस पे हमने देख लिया कि ये हमारा कोई सरफेस है। ये सरफेस ले लिया, एक पृष्ठ ले लिया, छोटा पृष्ठ ले लिया। तो हमने देखा कि इस पृष्ठ से 1 2 3 4 5 वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, और इसी पृष्ठ को अगर हमने बड़ा कर दिया तो हमने देखा कि इस पृष्ठ से क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैद्युत बल रेखाएं निकल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो डिपेंड करती हैं पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल छोटा है तो यहाँ से कम वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़ा है तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा गुजर रही हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अनुक्रमानुपाती होती हैं पृष्ठ के क्षेत्रफल के। मीन्स जहाँ पे पृष्ठ का क्षेत्रफल जब बढ़ेगा
तो वहां पे वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा निकलेंगी, और अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल कम है तो वहां से वैद्युत बल रेखाएं कम पास होंगी। अब एक और कंडीशन हो सकता है, आप कह सकते हैं कि मान लीजिए यही पृष्ठ है और यहीं पे पास पास बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं गुजर जाएं, ये भी संभव है। हमने कर क्या लिया कि एक और दूसरा पृष्ठ आपका है और इस भी पृष्ठ से ऐसे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो यहाँ पे तो वही बिल्कुल समान, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, और यहाँ पे 9 से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, इनका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ज्यादा है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ज्यादा है, यानी ये दिखा रहा है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो ये डिपेंड करता है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी डिपेंड करती है किस पे, वैद्युत बल रेखाओं के संख्या के माप पे। पहला चीज ये डिपेंड करता है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, दूसरा चीज ये डिपेंड करता है किस पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो हम कहें कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो डिपेंड करती हैं पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, और जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो डिपेंड करती हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, जहां पे वैद्युत बल रेखाएं अधिक होंगी वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होगी, और जहां पे बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी या कह लीजिए कम होंगी, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल होगी। अगर अब हम डिफिनीशन लिखें तो हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत फलक वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं के वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। तो हमने मान लिया कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र के बीच में हमने एक आर्बिट्री सरफेस ले लिया। इस आर्बिट्री सरफेस हम जानते हैं कि जब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप निकालनी होती है तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में हम एक काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं और उसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमने एक काल्पनिक स्वच्छ पृष्ठ ले लिया। अब ये पृष्ठ जैसा भी आप चाहें, ये आर्बिट्री सरफेस है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के माप को हम निकालेंगे। तो हमने ले लिया कि इस पे एक सूक्ष्म क्षेत्रफल हमारा क्या है, डीए है, इसका एक छोटा सा भाग हमने ले लिया। ये इसका पूरा सरफेस ए है लेकिन एक इसका छोटा सा भाग डीए ले लिया।
और डीए को इतना लघु लिया है, इतना छोटा लिया है कि डीए इस तरह से छोटा है कि ये सरफेस पूरा प्लेन सरफेस की तरह वर्क करे। मीन्स कह लीजिए हमने इसे इतना छोटा लिया है कि ये हमारा समतल पृष्ठ है और इस समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत संख्याओं की माप ही हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो हमने कहा कि इससे हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में गुजर रही है और यहाँ पे हमारा जो हम जानते हैं किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल जब उसका क्षेत्रफल वेक्टर निकालते हैं तो उसके अभिलंबोत होता है। तो हमने कहा कि इसकी दिशा वेक्टर डी इस दिशा में होगी और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो इससे गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स यानी वैद्युत बल रेखाओं की या संख्या की माप अगर हमें निकालना है तो फाई बराबर इनका स्केलर गुणन हमारा हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। यही हमारा क्या कहलाएगा वैद्युत फ्लक्स। तो फाई बराबर हमारा क्या हुआ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब अगर यहाँ से हम वेक्टर निकालते हैं तो ये हमारा अदिश गुणन लिखा है तो ये हमारा हो जाएगा ई डी ए कास थीटा। यदि डी ए और ई के मध्य बनने वाला कोण थीटा हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा ई डी ए कास थीटा। अब इतने वाले छोटे से सरफेस पर या कह लीजिए डी ए जो हमने ये आर्बिट्री सरफेस लिया था डी ए, इस सरफेस पर वैद्युत फ्लक्स फाई का मान हमें मिल गया ई डी ए कास थीटा। अब अगर हम पूरे पृष्ठ पर इस सरफेस के संपूर्ण पृष्ठ पर निकालें तो संपूर्ण पृष्ठ पर हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ पर हमारा हो जाएगा डी फाई का समाकलन कर दें तो ये हमारा हो जाएगा फाई और सरफेस इंटीग्रल ई डी ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इसका हम क्या कर दें इंटीग्रेशन कर दें तो इस छोटे से सरफेस पे निकाल लिए। अब पूरे सरफेस पे अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो डी फाई का अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारा हुआ फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, जहाँ पे ये हमारा क्या है पृष्ठ समाकलन है। जहाँ पे हमारा ये क्या है पृष्ठ समाकलन ए है। और हम जानते हैं अगर इसका हम समाकलन करें तो हमें पता है वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर हमारा क्या होता है ई डी ए कास थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा फाई ई डी ए कास थीटा। अब यहाँ पे हम जानते हैं जो डी ए है वो हमारा क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो थीटा है ई और डी ए के मध्य बनने वाला कोण हमारा क्या है थीटा है। तो जो हमारा समाकलन होगा वो केवल डी ए का होगा तो ये हमारा हो जाएगा ई कास थीटा। और अगर इसका समाकलन कर दें तो ये हमने जो सरफेस लिया था उस सरफेस का कह लीजिए सर्किल इंटीग्रल ए डी ए, या फिर आप ये ना लिखें तो ये भी लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ए डी ए। अब इसका जहाँ पे ये हमारा क्या है सरफेस इंटीग्रल ए डी ए का मान यानी कह लीजिए संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठीय समाकलन है तो ये हमारा हो जाएगा ए डी ए बराबर उस पृष्ठ का पृष्ठीय समाकलन। तो पृष्ठीय समाकलन यहाँ क्या हो जाएगा डी ए का ये हो जाएगा तो फाई बराबर हमें मिल जाएगा ई ए कास थीटा। अब यहाँ पे दो कंडीशन अराइज हो सकते हैं। फाई बराबर हमें मिल गया ई डी ए कास थीटा। यदि थीटा का मान हम कह लें कि पृष्ठ के अभिलंबवत होगा तब क्या होगा, या फिर ये कह दें कि दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर थीटा का मान पृष्ठ के समांतर हो तब क्या होगा। तो वहाँ पे हम देखते थे कि जब पृष्ठ के अभिलंबवत होता था तो थीटा का मान 90 अंश हो जाता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि पृष्ठ से ही ऐसे ही तो निकल रहा है, लंबवत है ही। तो थीटा का मान अगर अभिलंबवत है तो थीटा बराबर हमारा 0 अंश हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड हमारा पृष्ठ है और उस तरफ से गुजार रहे हैं तो इस तरफ निकल रहा है तो थीटा का मान अगर अभिलंबवत हुआ तो इसी सरफेस पे तो निकलेगा। तब अगर अभिलंबवत है तो हमारा थीटा बराबर अभिलंबवत की दिशा में अगर पहला कंडीशन ये है कि ये हमारा अभिलंबवत है, अभिलंबवत है मीन्स कह लीजिए ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 0 अंश।
अगर थीटा बराबर 0 अंश हुआ तो ये हमारा हो जाएगा फाई बराबर ई डी ए कास 0 अंश। और कास 0 अंश का मान हमें पता है क्या होता है 1, तो फाई बराबर तब हमारा हो जाएगा ई डी ए। तो पहला ये मिल गया कि अगर ये अभिलंबोत हो, यहाँ पे आप ये गलती ना कीजिएगा, अभिलंबोत मीन्स लोग ऐसा समझ ले रहे हैं कि ये मान लीजिए सरफेस है और ये इसके लंबोत हो गया, तो थीटा बराबर यहाँ 90 अंश कर दे रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत यही हो जाती है, अभिलंबोत का तात्पर्य ये है कि जिस सरफेस से निकल रहा है उस सरफेस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अभिलंबोत होती ही है। अब हम कहें जो पृष्ठ है वो भी इसके अभिलंबोत हो, तब हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। और दूसरा हम कह लें कि पहले तो परपेंडिकुलर की बात की, अब दूसरा हम कह लें इसके क्या हो पैरेलल हो। पैरेलल मीन्स आपका समांतर हो, अगर समांतर होगा तब हमारा क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर 90 अंश है, और अगर समांतर है यानी पैरेलल है तब हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसी के पृष्ठ के समांतर है तो थीटा बराबर हमारा 90 अंश हो जाएगा। थीटा समांतर मीन्स तब ऐसे बनेगा आपका, तो ये थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। यानी अगर थीटा बराबर 90 अंश हो जा रहा है तब हमारा फाई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए कास 90। और हम जानते हैं कि कास 90 अंश का मान क्या होता है 0, तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए, इसका मान 0, तो ये पूरा 0, फाई बराबर 0। यानी हम कह सकते हैं कि जब पृष्ठ और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये एक दूसरे के समांतर होगी, तो वहां पे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, शून्य होंगी। हम देख लें वैद्युत फ्लक्स की मात्रक एवं विमाएं, तो हम जानते हैं फाई बराबर हमें क्या मिला ई डी ए कास थीटा, जहाँ ई हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी ए हमारा क्या है पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा आप जान रहे हैं ई और डी ए के मध्य बनने वाला कोण। तो वैसे तो हम कहते हैं कि जो कोण होता है, कोण के बारे में हमने बताया, इनमें प्रतीकों का इनके जो आपके कल हमने देखा कि कोण का मात्रक रेडियन होता है, लेकिन सामान्य अवस्था में कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम फाई के पहले मात्रक की बात कर लें, तो फाई का मात्रक बराबर आपका ई का मात्रक और गुणे डी ए का मात्रक। तो ई का मात्रक हम जानते हैं, हम निकाले थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हमारा होता था एफ अपान क्यू 0, ये तो हमें मिला था। ई बराबर हमारा क्या मिला था एफ अपान क्यू 0, तो ये हमारा हो जाएगा एफ का मात्रक हम कहते हैं न्यूटन और क्यू 0 का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम और गुणे डी ए का मात्रक हम जानते हैं, डी ए मीन्स क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसे हम कह सकते हैं इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये तो हुआ हमारा इसका मात्रक। तो फाई का मात्रक हमें मिल गया, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब अगर हम विमा देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई का विमा, तो आपका क्या हो जाएगा यही ई का विमा गुणे डी ए का विमा। ई के विमा के बारे में हम जानते हैं, ई बराबर हमारा क्या होता है एफ अपान क्यू 0, तो एफ की विमा, एफ की विमा यानी बल की विमा हम जानते हैं एम एल टी के घाते -2, और क्यू की विमा, क्यू बराबर हम जानते हैं क्या होता है, क्यू बराबर हमारा होता है आई टी, तो इसकी विमा आई की विमा ए और टी की विमा टी, तो ये हमारा हो जाएगा ए टी। और यल में डी ए मीन्स आप जान रहे हैं क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की विमा हमारी क्या हो जाएगी यल स्क्वायर। तो अगर हम इसे पूरा लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा यम यल के घाते 3, एक यल यहाँ और यल के घाते 2 यहाँ, तो यल के घाते आपका हुआ 3
और फिर t के घाते -2 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 -2 -1 -3 यानी t के घाते -3 और a ऊपर जाएगा तो a के घाते -1 यानी इसकी विमा हमारी हो गई क्या, यम यल के घाते 3 t के घाते -3 और a के घाते -1। अब मूल मात्रक के पद में अगर इसका मात्रक भी लिखना हो तो आप विमा की सहायता से जान ही रहे हैं कि मूल मात्रकों के पदों में मात्रक कैसे लिखा जाता है। तो यम मीन्स हम जान रहे हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और यल मीन्स आपकी लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर के घाते 3, और टी मीन्स आपका समय, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड के घाते -3, और ए मीन्स आप जान रहे हैं वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर के घाते -1। यानी मूल मात्रक के पद में इनका मात्रक हो गया किलोग्राम, मीटर के घाते 3, सेकंड के घाते -3 और एम्पियर के घाते -1। तो ये हमारी इसकी विमा और मात्रक की बात हुई।